और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एम्बेसडर दीपक वोरा साहब हैं, जाने माने राजनयिक हैं, भारत की पहचान रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत दीपक वोरा जी आपका। मेरे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मेरे साथ प्रोफेसर दीप्ति तनेजा हैं जो विदेश मामलों की जानकार हैं। संदीप त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। पूर्णिमा नाथ जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो लीडर हैं रिपब्लिकन पार्टी की। और धीरज कौल इस वक्त मेरे साथ हैं जो रिपब्लिकन सपोर्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और वीना सीकरी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक हैं सीकरी। वीना जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं एम्बेसडर वोरा, पहला कमेंट मैं आपसे चाहता हूं। ये यूरोपियन यूनियन के लोग जो कम से कम बोल तो रहे, पहले तो बोलते भी नहीं थे, अब कम से कम बोल रहे हैं, लेकिन इनके बोलने के कोई मायने हैं क्या? क्या कोई गुंजाइश? धन्यवाद। जब भी आपके साथ आपके चैनल पर होता है बहुत अच्छा लगता है। फिर आपने Can you hear me? मेरी आवाज आ रही है? यस, आपकी आवाज लाउड और क्लियर आ रही है, लेकिन मेरा सवाल बहुत बहुत छोटा सा है। क्या ये जो कयास लग रहे हैं कि पश्चिम में एक वॉर यूरोप वर्सेस अमेरिका हो सकती है, इसकी कोई जरा भी गुंजाइश है? नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था, आपने एम्बेसडर वीना सीकरी को बुलाया, वो मेरी सीनियर है, मैं उनके चरणों में बैठ के बहुत कुछ सीखा है, बहुत इज्जत करता हूं उनकी। अभी उनकी बात सुनेंगे। यूरोप में दम नहीं है, नपुंसक है। अमेरिका से लड़ेगा 15 लोग भेजकर ग्रीनलैंड में। सर जल्दी से बता देता, मैं पोस्टेड था पेरिस में इन द 70s। क्या होता था, मैं उनसे कहता था आप तो हमेशा पार्टी करते हैं, सुरक्षा का सोचते हैं। अरे सुरक्षा की क्या बात है, अमेरिका आके बचाएगा हमको। अब वो अमेरिकी कह रहा है पैसे लाओ, मैं नहीं बचाऊंगा। गेम ओवर। यूरोप इज इनकेपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग सर, अकेले में। अमेरिका पे रिलाय करते हैं और ट्रम्प ने बोला अब जो रिलायंस, मैं चौकीदार रहा हूं यूरोप का, पैसे दो मेरे को, नहीं तो मैं ग्रीनलैंड को हड़प कर रहा हूं। ग्रीनलैंड को हड़प कर रहा है इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी की जब बात होती है सारे अमेरिका इकट्ठे हो जाते हैं। आई रेस्ट माई केस देयर। ये बोलते जाएंगे मैकरोनी और वो स्टारबक्स या स्टार वॉर्स जो भी ब्रिटेन का है, इधर उधर की बातें बहुत करेंगे। ट्रम्प से पंगा लेना किसी की औकात नहीं है, पीरियड। बिल्कुल। वीना जी, एक तो बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद आपने रिपब्लिक के लिए समय निकाला। पॉइंट बहुत सीधा है। क्या दावोस से आज ग्रीनलैंड के बारे में ऐलान हो सकता है, जिसको लेकर संकेत ट्रंप कई बार दे चुके हैं? देखिए, ये बहुत ही मुश्किल वक्त है। मैं अपने कुलीग दीपक वोरा जी को भी हेलो कहती हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज के दिन में जो डेवोस में अब तक हुआ है, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात हुई है जो स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा मार्क कार्नी ने की है। और मेरा ख्याल उनकी स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने पहली बार ये कहा है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप अटेम्प्ट कर रहे हैं वो रप्चर ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्डर है। और उन्होंने कहा है कि अगर हम मिडिल ऑर्डर कंट्री, उन्होंने अपने आप को मिडिल ऑर्डर कंट्री समझा है, और उन्होंने कहा अगर हम इसका सामना करना चाहते हैं तो हमें इकट्ठा होना चाहिए। और उन्होंने वही यूज किया है जो हम भारत में यूज करते हैं हमारे फॉरेन पॉलिसी के लिए, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। और उन्होंने कहा है कि सारे देशों को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात पे सोचने की जरूरत है, और अगर ये मिडिल ऑर्डर कंट्रीज इकट्ठे आ सके तो वो शायद अपने इंटरेस्ट बचा सकें अगर वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करें। पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस में यही कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर कार्नी की स्पीच जो आज सुबह उन्होंने दी है एक पाथ ब्रेकिंग स्पीच है, और आगे के दिनों में ये गिनी जाएगी। ये एक हिस्टोरिकल स्पीच है। उन्होंने एक ऐलान दिया है मिडिल कंट्रीज को, छोटी कंट्रीज को, कि चलो हम इकट्ठे मिलके सोचें क्या करना है। लेकिन ज़रूर, जैसे एम्बेसडर वोरा ने भी कहा है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान किया है कि मैं डेवोस में जाके, यूरोप में जाके अपने वहाँ पे पार्टनर से बात करके ये तय करके आऊँगा कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। लेकिन अभी तक जो है प्रेसिडेंट मैक्रोन ने अपोज किया है। उन्होंने तो प्रेसिडेंट ट्रंप का न्योता पीस, बोर्ड ऑफ पीस के लिए भी स्वीकार नहीं किया है। तो सिचुएशन इज वेरी वॉलेटाइल। मेरा ख्याल है कि आज जब प्रेसिडेंट ट्रंप यूरोपियंस को मिलेंगे तब उसके बाद शायद हमें पता चलेगा। मेरा ख्याल है कि सिचुएशन इज वेरी वॉलेटाइल, और जो ऐलान प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने किया है इसकी क्या स्वीकारी होगी। जो अन्य देश हैं, नेटो अलायंस के अन्य देश हैं, वो क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? वो रिस्पॉन्ड करेंगे कि वो ग्रुपिंग में आए, या वो रिस्पॉन्ड करेंगे इतर बितर हो जाए। प्रेसिडेंट ट्रंप की पावर बहुत ज्यादा है, उनकी शक्ति बहुत ज्यादा है, और जो इतने दशकों से आया है। वीना जी, आपका पॉइंट ओके है, लेकिन मैं प्रोफेसर वोरा, माफ कीजिए एम्बेसडर वोरा को
जो रीड कर पा रहा हूं उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनको लग रहा है कि ये कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने पहले कहा कि आप उनकी सीनियर हैं, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट वो आपसे मुझे लग रहा है डिसएग्री है। नहीं, मैं ये कह रही हूं कि हमारी उम्मीद होनी चाहिए जी, जी। कि ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर प्रेसिडेंट ट्रम्प ढूंढ रहे हैं, जिनकी खोज में वो हैं, जिनके लिए सिर्फ उनकी यूएस नंबर 1 वर्ल्ड पावर है, और उनको ये पावर होनी चाहिए कि वो रशिया और चीन का सामना कर सकें, क्योंकि वो कहना चाहते हैं कि सारी बाकी दुनिया मेरे साथ है। लेकिन हमारी जो भारत की पॉलिसी है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, इसके मुताबिक हमारी उम्मीद ये होनी चाहिए कि स्ट्रेटेजिक कर्नल शैलेंद्र सिंह की ज्यादा समर्थक आए। ओके मैम, कर्नल शैलेंद्र सिंह जी मेरे साथ हैं, वो किस तरह से देख रहे हैं इस दादागिरी को? कुछ ऐड करना चाहता था। जी, ओके वोरा साहब, प्लीज मैं बोलिए। डिसएग्री नहीं करता हूं एम्बेसडर सीकरी से। मैम, विद योर परमिशन, नेटो में से अमेरिका को निकाल दीजिए। 65 करोड़ नेटो के नागरिक 35 करोड़ अमेरिकियों से कहते हैं हमें 15 करोड़ रूसियों से बचाओ। ये यूरोप है आपका? लड़ना वड़ना आता नहीं है इनको। ब्रिटेन की फौज देखिए 90,000 की, 500 को लड़ना आता है, बाकी पेट देने निकले हुए हैं 4 फुट आगे। ये लड़ेंगे उनके साथ? सवाल नहीं पैदा होता। और सर एक एंड में बता देता हूं, जो आज उन्होंने डिएगो गार्सिया के बारे में बोला है, नेक्स्ट ऑन हिज लिस्ट इज डिएगो गार्सिया। उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन बेवकूफ है, वापस कर रहा है शेगोस आइलैंड्स को मॉरिशस। डिएगो गार्सिया हमारे लिए बहुत जरूरी, मेरा बेस है, अब उसको खाएगा। आप देखते जाइए इस आदमी को। मैं समझता, मैम एम्बेसडर सीकरी प्लीज फॉरगिव मी फॉर डिसएग्रीइंग विद यू ऑन दिस। माफी चाहता, आप ही ने सिखाया था। कर्नल सिंह जय हिंद, नमस्कार राम। एक्चुअली आप 2 डिप्लोमेट्स की बात कर रहे हो और आपने एक बड़ा अजीबोगरीब वर्ड इस्तेमाल किया है, और डिप्लोमेट्स इस वर्ड को इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं, दैट दे डिसएग्री। दे डोंट डिसएग्री, he has another point of view. I think that is what Vora sir is saying. और इनके बीच में कभी भी कोई डिसएग्रीमेंट हो ही नहीं सकता। सवाल अब जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि क्या अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है या नहीं है? नहीं है। और अगर जैसा वो क्लेम करते हैं, तो या तो मानना चाहिए सबको कि नहीं है, क्योंकि अगर नहीं है तो जो मैं कह रहा हूं, मेरा देश कह रहा है, फिर वो सुना जाना चाहिए। अगर आप डेमोक्रेसी के नाम पर ये सब कुछ कर रहे हैं और इसी को अगर डेमोक्रेसी कहते हैं और दुनिया अगर उसे एक्सेप्ट कर रही है, देखिए मैं इस बात में अनफॉर्चुनेटली कहूँगा कि आई एग्री विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वोरा सर कि ये बोलने से क्या फ़ायदा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर यूरोपियन यूनियन कंट्रीज बड़े क्लियर हैं कि ग्रीनलैंड नहीं जाना चाहिए, भाई साहब आप एक काम करिए, अपने 10-10 सिपाही उस कंट्री के ऊपर वहाँ पर डिप्लॉय कर दीजिए, मैं भी तो देखूँ आपका टोकन। ये सिर्फ बोलने से क्या फायदा है? बोलने से कुछ नहीं होगा। उससे भी बड़ी बात आपने बोला था कि कब और कहां होगा इसका अंत, अगर होगा इसका अंत हमें देखना इस तरह चाहिए, क्या ये यूएस की पॉलिसी है या ये सिर्फ ट्रंप की पॉलिसी है? क्योंकि अगर ट्रंप की पॉलिसी है तो इसकी लाइफ 2 से 3 साल है, लेकिन मुझे लगता है ये यूएस की पॉलिसी दादागिरी की चलती आई है, चल रही है, बढ़ रही है और चलती रहेगी। आपको इसको सहना पड़ेगा। आपने बोला वॉर विद यूएस एंड यूरोपियन यूनियन, देयर कैन नॉट बी अ वॉर, बिकॉज इफ देयर हैज टू बी अ वॉर, आप कैसे ट्रिगर करेंगे वॉर? आप मुझे बताइए। आपका पर्सनल तो इंटरेस्ट कहीं है नहीं। कौन कंट्री ऐसा है जो ये बोलेगा कि चलिए जी आप फला फला कंट्री में अटैक कर रहे हैं इसलिए मैं आप पर अटैक करूंगा? नो, डेफिनेटली नॉट, हो ही नहीं सकता। ये बोलने के तरीके होते हैं। मैंने इसलिए बोला अगर वॉर लानी है, आप अपनी फौज, आप 7-8 कंट्रीज जो है वो ग्रीनलैंड में अपनी फोर्सेस भेजिए, वहां डिप्लॉय करिए। मैं देखता हूं कि ट्रंप उसके ऊपर अटैक करते हैं या नहीं करते जी। अगर आपने कुछ करना ही है। धीरज कॉल मेरे साथ हैं। धीरज कॉल, क्या इस तरह से अपने आप को विस्तारित करना, या ये कहिए कि जो मैंने ठान लिया वो मेरा है, जिस पे मैंने उंगली रख दी वो मेरा है, फिर दुनिया कुछ भी करे, नियम कुछ भी बने रहे, क्या ऐसे पॉलिसी चलाना चाहता है अमेरिका और ट्रंप? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। पहले तो आपके पैनलिस्ट को नमस्कार, और वोरा जी यहाँ बैठे हैं उनको भी नमस्कार। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पैनलिस्ट ने रेज किए। देखिए, मैं बायोटेक और एआई इंडस्ट्री से कनेक्टेड हूँ। एक आपको ब्रेकिंग पॉइंट बता देता हूँ जो डिफाइनिंग है। मैं एक्चुअली आई एम इन पेंसिल्वेनिया राइट नाउ, जो स्विंग स्टेट थी, और आप सब जानते हैं, आप ही के चैनल पे हमने कई शोज किए हैं जब ट्रंप जीत के आए थे। उनके जो कोर एजेंडास थे जिसके अंदर इन्फ्लेशन और जॉबलेसनेस, मतलब क्वालिटी जॉब, उन पे उन्होंने खरा नहीं उतर पाए हैं।
और बहुत प्रेशर है, बहुत ज्यादा। आप विश्वास करिए, अमेरिकन ड्रीम कार और हाउस का तो जेन्युइनली 20 साल का ड्रीम है। एक मीडियन एवरेज होल्ड इनकम हाउस होल्ड जो है 75,000 से $85,000 अर्न करने वाले और $145,000 करने वाले टोयोटा करोला भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। इन्फ्लेशन बहुत हाई है, ये बात सही है। तो कहीं ना कहीं जो मागा वोटर बैंक बेस है, जिनका सोयाबीन एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा, क्रॉप्स एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं, बहुत प्रेशर है। तो ट्रंप इसको अपनी एक लेगेसी देखते हैं। और मैं कुछ हद तक आपकी बात से या आपके पुराने पैनलिस्ट से एग्री करता हूं कि इसमें सिर्फ ट्रंप का सपोर्ट नहीं है, ये कोर वोटर बैंक और कोर अमेरिकन पॉलिसी है ग्रीनलैंड को लेने की, और उसके पीछे कई सारी वजहें हैं। मैं आपको क्लियर करूंगा 5 पॉइंट्स में। सबसे पहले 40%, देखिए मैं बायोटेक और फाइनेंस के लिए कंसल्ट करता हूं, तो मैं फाइनेंशियल बात करूंगा आपके साथ। सबसे पहले 40% ट्रेड राउट जो यूरोप और एशिया का है वो आइस मेल्ट हो रही है, जो खतरे की बात है, अच्छी बात नहीं है। उस वजह से वो रिड्यूस होगा, और जिसके पास भी ग्रीनलैंड आएगा बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। रशिया और अमेरिका के बीच में आप जानते हैं जो रेडार सिस्टम कोल्ड वॉर में लगा था वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और यहाँ पे हमने मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा रखे हैं लुटनिक। इसके अलावा आप ये देखिए 50,000 की आबादी है। एक ट्रंप ने जो प्रपोजल दिया था कि $1 लाख प्रति पर्सन को हम देने के तैयार हैं, क्योंकि आज भी ये डेनमार्क का पार्ट नहीं है, ऑटोनोमस रीजन है जिसका डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स डेनमार्क देखता है। उससे पहले नॉर्वे और डेनमार्क का ज्वाइंट था, और 1970 के दशक के करीब इसको ट्रांजिशन किया गया। लेकिन ये एक फैक्ट है कि वहां पे बहुत इस टाइम इन्फ्लुएंसर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है कि वहां की पब्लिक इसको रेफरेंडम के लिए वोट करे। इसके अलावा उनका जो जीडीपी है तकरीबन जो दिख रहा है फाइनेंशियल नंबर्स में $800 बिलियन का खर्चा आएगा डेनमार्क को लेने के लिए। लेकिन ये समझिए जो नियोडियम है, जो रेयर अर्थ सिर्फ चाइना में पाया जाता है, और 4 और रेयर अर्थ हैं जो आइसलैंड में पाए जाते हैं। लेकिन आप हंसेंगे मेरी बात सुन के, जितने मजदूर एक बड़ी बिल्डिंग दिल्ली में लगाने में लगाए जाते हैं, 100 मजदूर, 2 माइंस हैं जो एक्टिव हैं इस टाइम ग्रीनलैंड में, और हर पे 100 आदमी काम कर रहा है। कैन यू बिलीव दिस? तो माइनिंग को तो बिल्कुल उन्होंने फ्रोज करके रखा है। इसके अलावा गोल्ड, प्लूटोनियम और यूरेनियम, रेडियो एक्टिव यूरेनियम है वहां। ये आप वो तो डिटेलिंग बता रहे हैं धीरज कौल, ये आप वो डिटेलिंग बता रहे हैं जो थोड़ा सा भी कोई रिसर्च करेगा तो ये सारी डिटेल्स उसको हासिल हो जाएंगी। मेरा पॉइंट ये है कि पॉलिसी क्या है, व्हाट इज द पॉलिसी? पॉलिसी क्या है कि भाई अगर वो 50,000 60,000 लोग या डेनमार्क जिसको जो अभी वहां पर अपनी फौज को डिप्लॉय किए हुए हैं, अगर वो नहीं मानते हैं तो आप क्या करेंगे? क्या आप कब्जा कर लेंगे? क्यों? क्योंकि आपके लिए स्ट्रेटेजिक जरूरत, देखिए भाई स्ट्रेटेजिक जरूरत भारत के लिए श्रीलंका हो जाएगा तो क्या श्रीलंका पे कब्जा कर लेंगे?